हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मुलेटर ऑनलाइन पे। जैसे आप सभी का डिमांड आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीरीज स्टार्ट कीजिए, तो आज से हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर्वे का जो कि थर्ड सेमेस्टर सिविल का सब्जेक्ट है, उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, आज से प्रीवियस ईयर सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज तक 2018, 2019 और 2017 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उन सब क्वेश्चंस का एक सीरीज के फॉर्म में ला के उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन कि 2019 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था एक सिलेबस में। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे वही। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग 2019 के क्वेश्चन से। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का है ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑन ए टर्निंग पॉइंट इन लेबलिंग ऑपरेशन, किसी भी टर्निंग पॉइंट पे जब हम लोग लेबलिंग करते हैं तो उस समय कौन कौन सा रीडिंग लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा, ओनली ए बैक साइड इज टेकन। सेकेंड ऑप्शन इज ओनली ए फोर साइड इज टेकन। थर्ड ऑप्शन इज बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ वन इज एन इंटर साइड इज टेकन। तो देखिए, जहां पे भी हम लोग स्टेशन को चेंज करते हैं तो याद रखिएगा जो भी हमारा फर्स्ट रीडिंग होगा, फर्स्ट रीडिंग को बोलते हैं बैक साइड। उसके बाद जो लास्ट रीडिंग होता है, लास्ट रीडिंग को बोल देते हैं फोर साइड। और जो उसके बीच का फर्स्ट रीडिंग और लास्ट रीडिंग के बीच के जो भी रीडिंग्स आएंगे उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट पॉइंट। तो अब खुद से देखिए, जहाँ पे क्या बोल रहा है, स्टेशन को हम लोग चेंज कर रहे हैं। स्टेशन को चेंज कर रहे हैं मतलब इंस्ट्रूमेंट को उठा के कहीं और से इंस्ट्रूमेंट होगा, कहीं और से इंस्ट्रूमेंट को ला के हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है। तो जब कहीं और ला के इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेटअप किया तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से पहले तो एक रीडिंग लेंगे, वो रीडिंग कौन सा है, बैक साइड। और इस स्टेशन पे अब कहीं और से आ रहे तो यहाँ पे से हम लोग लास्ट रीडिंग भी तो लेंगे, और लास्ट रीडिंग को क्या बोल देते हैं, फोर्थ साइड। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि बोथ फोर्थ साइड एंड बैक साइड इज टेकन। तो फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, देखिएगा उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, मेथड ऑफ रिपीटेशन फॉर एंगल मेजरमेंट कैन बी यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ। जो मेथड ऑफ रिपीटेशन का जो मेथड होता है वो हम लोग किसके मेजरमेंट में यूज करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है वर्टिकल एंगल, सेकंड ऑप्शन जो है वो है हॉरिजेंटल एंगल, थर्ड है बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ है नन ऑफ द एबव। तो इसमें देखिए, जब हम लोग मेथड ऑफ रिपीटेशन का बात करते हैं तो मेथड ऑफ रिपीटेशन हम लोग यूज करते हैं हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। तो मेथड ऑफ रिपीटेशन में क्या करते हैं कि कोई भी मान लीजिए एक रीडिंग हमने ले लिया, तो अगर आप किसी भी चीज़ का एक बार रीडिंग लोगे तो आपको भी पता है कि हाँ एरर होने का चांसेस कुछ ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें नंबर्स ऑफ रीडिंग्स ले लेते हैं, और नंबर्स ऑफ रीडिंग लेने के बाद क्या करते हैं, उसमें जितने नंबर्स ऑफ रीडिंग लेते हैं उसके बाद उससे डिवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसी रिजल्ट को हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं। जनरली जो हम लोग रीडिंग लेते हैं वो 6 टाइम्स लेते हैं, 3 टाइम्स लेते हैं फेस साइड लेफ्ट फेस करके, और 3 साइड लेते हैं क्या, राइट फेस करके। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिएगा, मान लिया कि कोई मेरा पॉइंट ए है और बी है, ठीक है, इसका हम लोग को रीडिंग लेना है। तो रीडिंग करने के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ओ स्टेशन पे हमने अपना ओ पॉइंट पे क्या रखा है, अपना जो भी इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे फिक्स किया है। आगे देखिएगा, तो अगर ओ स्टेशन पे क्या किया कि हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को फिक्स किया है, तो इंस्ट्रूमेंट को फिक्स करने के बाद ओ से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे ए की तरफ। ओ से एक देखने के बाद क्या करेंगे कि जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए थेडोलाइट यूज करें, तो थेडोलाइट क्या करेंगे कि जो लोअर स्क्रू है, लोअर स्क्रू को लूज करेंगे। लूज करने के बाद यहाँ से पहले तो ओ से ए पॉइंट को देख लिए, उसके बाद लोअर स्क्रू को लूज किए, और लोअर स्क्रू को लूज करने के बाद क्या करेंगे, थेडोलाइट को रोटेट करेंगे, और थेडोलाइट को रोटेट करके फिर क्या देखेंगे, बी पॉइंट को देखेंगे। अब बी पॉइंट को देखने के बाद पहले से हमको यहाँ से यहाँ तक आने में उसमें टेलीस्कोप में कुछ रीडिंग हमको मिल जाएगा, जो भी उसके वर्नियर में रीडिंग आएगा वही हमारा क्या हो जाता है, इसका हॉरिजेंटल एंगल। तो ये हो जाता है हॉरिजेंटल एंगल। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या कि सेकंड में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि मेथड ऑफ रिपीटेशन फॉर एंगल मेजरमेंट कैन बी यूज इन मेजरमेंट ऑफ हॉरिजेंटल एंगल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड का 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रॉस स्टाफ इज यूज टू सेट। क्रॉस स्टाफ को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो बताइए क्रॉस स्टाफ को किसके लिए यूज करते हैं, एक्यूरेट एंगल, राइट एंगल, और बताइए। चलिए देखिए, तो अगर हम बात करते हैं क्रॉस स्टाफ का, तो क्रॉस स्टाफ हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, ऑफसेट लेने के लिए। ठीक है, ऑफसेट लेने के लिए। तो क्रॉस स्टाफ का अगर हम लोग बात करते हैं तो क्रॉस स्टाफ कितने तरह का होता है, 2 तरह का, मतलब बहुत तरह का होता है, बट मेनली हम लोग 2 तरह का पढ़ते हैं। एक को बोलते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ और दूसरे को बोल देते हैं फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो जब अगर हम ओपन क्रॉस स्टाफ का बात करते हैं तो ओपन क्रॉस स्टाफ मेरा कुछ
कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, यहाँ पे क्रॉस हेयर, यहाँ पे क्रॉस हेयर, यहाँ पे। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि 90 डिग्री का विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से अगर हम फ्रेंच क्रॉस स्ट्राप का बात करें तो फ्रेंच क्रॉस स्ट्राप का शेप कुछ ऑक्टाहेड्रन का टाइप का होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग मेजरमेंट का बात करते हैं तो देखिए यहाँ से कितना मेजरमेंट ले सकते हैं, खुद से देख लीजिए। एक मेजरमेंट हो गया आपका 45 डिग्री, एक मेजरमेंट हो गया आपका 90 डिग्री, और एक कितना हो गया 135 डिग्री। तो हमने पहले सिलेबस में जब थ्योरी पार्ट कर रहा था तो उसमें भी हमने देखा था क्या कि जो क्रॉस स्टाफ हम लोग यूज करते हैं क्या परपेंडिकुलर ऑफसेट लेने के लिए, तो परपेंडिकुलर ऑफसेट मतलब कितना हो जाएगा, राइट एंगल। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन देखिएगा, 4 क्वेश्चन कौन सा क्या बोल रहा है, ए निगेटिव डिक्लिनेशन शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द, निगेटिव डिक्लिनेशन आपका क्या शो करता है, बताइए इसका कौन सा आंसर होगा, बेस्ट ऑफ, बहुत बढ़िया। देखिए हम लोग बात करते हैं जब डिक्लिनेशन का, तो डिक्लिनेशन हमने क्या देखा था कि मान लिया कि ये मेरा ट्रू नॉर्थ है, तो अगर ट्रू नॉर्थ से जो मेरा मैग्नेटिक नॉर्थ है, अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाए, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाने के कारण क्या होता है कि मेरा नीडल जो हो जाता है वो डिक्लाइन कर जाता है। तो आइदर वो ईस्टवर्ड डिक्लाइन कर सकता है या आइदर वो वेस्टवर्ड डिक्लाइन कर सकता है। तो मान लेते कि अगर मेरा ये ट्रू नॉर्थ है तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ से आइदर वो ईस्टवर्ड डिक्लाइन कर सकता है, आइदर वो वेस्टवर्ड डिक्लाइन कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन को, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉजिटिव डिक्लिनेशन, और अगर वहीं हम बात करें वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन को, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, निगेटिव डिक्लिनेशन, ठीक है। और ये डिक्लिनेशन क्यों होता है, कोई भी अगर मेरा जहाँ पे हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस आ जाएगा, तो मैग्नेटिक सब्सटेंस के आ जाने के कारण कंपास के नीडल्स में फ्लक्चुएशन आएगा, तो वही कितना से डेविएशन होता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डिक्लिनेशन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि निगेटिव डिक्लिनेशन सोच दैट, तो निगेटिव डिक्लिनेशन में मेरा मैग्नेटिक नीडल किधर की ओर शिफ्ट करेगा, वेस्टवर्ड। तो हम लोग क्या बोल देंगे इसमें, कौन सा, बेस्ट ऑफ द ट्रू मेरिडियन, बेस्ट ऑफ द ट्रू मेरिडियन। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कर्वेचर एरर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आर एलिमिनेटेड बाय। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कर्वेचर एरर क्या होता है और मेरा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कर्वेचर एरर एंड एटमॉस्फेरिक एरर, ठीक है। देखिए आप सबको पता है कि अगर मैं अर्थ के शेप का बात करूं तो अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड होता है। लेकिन अगर हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से बात करते हैं तो अर्थ के शेप को कैसा कंसीडर करते हैं, स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। अब खुद से देखिए, मान लिया कि यहाँ पे हमने क्या किया, इस पॉइंट पे हमने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट पे आप सेटअप यहाँ पे किए हैं, तो इससे जो देखिएगा आपको ये लेंथ दिखाई देगा, ठीक है। अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट के एकदम पास में देखते हैं, एक स्टॉप यहाँ पे रखा हुआ है, एक स्टॉप हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। इसके पैरेलल आएगा, इसके परपेंडिकुलर आएगा ये, एक स्टॉप हमने यहाँ पे रखा है, ठीक। तो इस पॉइंट पे देखिए, आपको मैंने एक चीज बताया था, लेवल लाइन। लेवल लाइन क्या होता है, अर्थ सरफेस के पैरेलल होता है। तो अगर मैं बोलूं क्या कि अर्थ सरफेस के पैरेलल जो भी लाइन आता है उस लाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं, लेवल लाइन। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लेवल लाइन। इसको हम लोग बोल देते हैं, ये जो लाइन आ रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। तो यहां से खुद से देखिए, अगर इस पॉइंट पे आप देखिएगा तो जो आपका लेवल लाइन है और जो आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन है दोनों एक हो रहा है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे मेरा रीडिंग आ रहा है, स्टाफ रीडिंग में 1। अगर वही चीज़ यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से कुछ ज़्यादा रीडिंग मेजर करेगा वो। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना रीडिंग आ जाएगा मेरे पास, 2। एक्चुअली में यहाँ पे हाइट मेरे को कितना मेजर करना चाहिए था, 1, लेकिन अर्थ के कर्वेचर के कारण वो कितना मेजर कर रहा है, 2। तो ये जो मेजरमेंट हो रहा है इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, कर्वेचर एरर। और इसका वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो कर्वेचर एरर का जो वैल्यू होता है, आप खुद से देखिए, पहले मेरे को बताइए कि पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, वो देखते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब मैं एरर निकालता हूँ तो एरर का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू।
तो यहाँ से देखिए मेजर्ड वैल्यू मेरा कुछ ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मेरे को ये आना चाहिए था, लेकिन मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि सर आपका मेजर्ड वैल्यू तो ज़्यादा आ रहा है ट्रू वैल्यू से। तो जब मेरा मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ रहा है तो ये टर्म मेरा पॉजिटिव आ जाएगा। तो आपको पता है कि जब एरर मेरा पॉजिटिव आता है तो एरर का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, करेक्शन। तो अगर मैं करेक्शन का बात करूं तो करेक्शन मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एरर। नेगेटिव ऑफ एरर मतलब पहले से मेरा पॉजिटिव आ रहा था तो जो टोटल टर्म आएगा वो किस में आ जाएगा, नेगेटिव। तो याद रखिएगा कि अगर मैं कर्वेचर करेक्शन का बात करता हूं तो कर्वेचर करेक्शन मेरा हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। और इसका अगर वैल्यू का हम लोग बात करें तो याद रखिएगा कि कर्वेचर करेक्शन का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.0785 इंटू में डी स्क्वायर, बट साइन हमेशा किसका रहेगा, निगेटिव का। तो याद रखिए कर्वेचर करेक्शन का वैल्यू कितना हो जा रहा है, -0.0785 इंटू में डी स्क्वायर। इसको क्या बोल दिए, कर्वेचर करेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एकदम इसको मेमोराइज करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं डी का बात करूँ तो डी क्या हो जाता है मेरा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाता है। सो यहाँ पे इस फॉर्मूला को याद रखते समय इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि ये जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं डी जो होता है वो हमेशा होता है किसमें, इन किलोमीटर। किसमें होगा, किलोमीटर। डिस्टेंस को हम लोग किसमें लेंगे, किलोमीटर में। और जो मेरा करेक्शन का वैल्यू आएगा वो आएगा इन मीटर। करेक्शन का वैल्यू मेरा किसमें आता है, मीटर में, और डिस्टेंस का वैल्यू किसमें आता है, किलोमीटर में, ठीक है। इसमें पुट कीजिएगा डिस्टेंस किलोमीटर में, रिजल्ट आएगा आपका मीटर में, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला है इसलिए इसमें यूनिट का कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं, ये तो होगा क्या, कर्वेचर करेक्शन। अब दूसरा जो करेक्शन आता है जिसको हम लोग क्या बोलते थे, दूसरा करेक्शन कौन सा था, एटमॉस्फेरिक करेक्शन। तो अब खुद से देखिए क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे मेरा एल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, आप सबको पता होगा कि एल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ मेरा प्रेशर बढ़ता है या कमता है, प्रेशर एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ प्रेशर मेरा क्या हो जाता है। अगर मैं बात करूं डेंसिटी का तो डेंसिटी मेरा क्या होता है, डेंसिटी बढ़ता है या घटता है, घटता है। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोग अर्थ सरफेस के नजदीक आते जाते हैं वैसे वैसे डेंसिटी मेरा बढ़ते जाता है। अब खुद से देखिए जब आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे 12th में तो एक चीज याद आया होगा आपको, रिफ्रैक्शन का, ठीक है, ठीक है। हाँ। अब देखिए पहले से मान लिए कि मेरा कोई एक मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये मेरा रेयरर मीडियम है और ये मीडियम कौन सा है, टेंसर मीडियम है, ठीक है। तो जब आपने पढ़ा था तो एक चीज पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइट मेरा रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है तो क्या होता है, नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करता है। तो हमने क्या बोला कि ये जो मेरा लाइट आएगा स्टार्टिंग में आएगा ऐसे कुछ, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आने के कारण ये क्या हो जाता है, मेरा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। तो सेम फिनोमेना यहाँ पे भी होता है, जो लाइट आता है। तो अगर मैं इसको इरेज करके आगे लिखता हूँ, ये चीज ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है। मैं क्या बोला कि ये मेरा क्या था, अर्थ सरफेस, ठीक है। तो अर्थ सरफेस था, यहाँ पे हमने क्या इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, ठीक है। अब क्या बोला कि जब मेरा अर्थ सरफेस के नज़दीक आते हैं तो अर्थ सरफेस पे नज़दीक आने के कारण क्या होता है, जो भी लाइट होता है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। नॉर्मल मतलब सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ मुड़ने की कोशिश करेगा। तो लाइट को जाना चाहिए था ऐसा, बट वो क्या हो जाता है कि टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ वो क्या हो जाता है, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव कर जाता है। तो इस केस में क्या होता है, मेरा एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए था ये, ट्रू वैल्यू होना चाहिए था ये, बट मेजर वैल्यू कितना हो जाता है ये, ठीक है। मतलब ट्रू वैल्यू होना चाहिए था ये, बट मेजर वैल्यू हो जाता है ये। तो अगर मैं रिफ्लेक्शन करेक्शन का बात करूं, करेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन, तो पहले एरर बता दीजिए मेरे को, एरर क्या हो जाता है, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अब इसमें देखिए, इसमें एरर मेरा क्या आ जाएगा, अगर एरर मेरा नेगेटिव आएगा तो करेक्शन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अब जब याद रखिएगा कि अगर मैं बात करता हूँ कर्वेचर करेक्शन का तो कर्वेचर करेक्शन ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव, लेकिन अगर मैं रिफ्लेक्शन करेक्शन का बात करता हूँ वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और याद रखिएगा फॉर्मूला याद रखने के लिए क्या, कि जो मेरा रिफ्लेक्शन करेक्शन का वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है, 1/7 टाइम्स हो जाता है किसका, करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर, ठीक है। यहाँ पे मैं मॉड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमको जो भी करेक्शन आएगा रिफ्लेक्शन के कारण
हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर इसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आता है इसलिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, मॉड। ठीक है, तो अब क्या बोलते हैं कि सर 1/7 टाइम्स हो जाएगा कि इसका कर्वेचर करेक्शन का, और कर्वेचर करेक्शन कितना होता है, बोलते जाइए बिना देखे भी बोलिएगा तब याद हो जाएगा, 0.0785 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा 0.0112 इतना टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन करेक्शन का वैल्यू आ गया, और ये वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब इन दोनों को जब मिला देते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं कंबाइंड करेक्शन। उसको क्या बोल देते हैं, कंबाइंड करेक्शन। तो कंबाइंड करेक्शन का अगर मैं आपसे बात पूछूं कि कंबाइंड करेक्शन कितना होगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से। तो कंबाइंड करेक्शन मेरे कंबाइंड करेक्शन किसके कारण क्या हो जाएगा, एक करेक्शन ड्यू टू कर्वेचर और प्लस में एक करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो कर्वेचर करेक्शन का अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, -0.0785 इंटू में डी स्क्वायर और प्लस में 0.0112 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। इसको सम अप करेंगे तो कितना आ जाएगा, निगेटिव में 0.0528 में से बन गया 7 में से बन गया 6, तो 0.0673 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये भी फॉर्मूला याद रखना है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है। तो यहाँ से आप देखिए 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक क्या होता है, कर्वेचर करेक्शन का, कर्वेचर करेक्शन हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव में ही डायरेक्ट पूछ लेगा कि कर्वेचर करेक्शन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन करेक्शन का, तो रिफ्लेक्शन करेक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर दोनों का बात करूँ टोटल करेक्शन, कंबाइंड करेक्शन, तो कंबाइंड करेक्शन आपका क्या होगा, हमेशा निगेटिव, और उसका वैल्यू कितना हो जाता है, -0.0673 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ और आप याद रखिएगा, वो क्या होता है कि डिस्टेंस, ये जो विजुअल ओरिजिन मतलब इस ऑब्जेक्ट का हाइट हम कितना रखें ताकि ये जो डिस्टेंस है मेरा विजुअल रह जाए। तो इसके कारण अभी जो हाइट निकाले हम लोग कितना निकालें, कितना होना चाहिए, -0.067 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.0673 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। अगर हाइट इतना रहे तो ये ऑब्जेक्ट मेरे को दिख जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं डी का वैल्यू निकाल लूँ तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, एच अपॉन में 0.0673 का अंडर रूट, यहाँ से डी का 1/0.0673 का अंडर रूट निकल के बताइए कितना आ रहा है, जीरो 0.0673 नहीं, अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में 0.0673। हाँ कितना आ गया, क्या आ जा रहा है, 3.855 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एच। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन कितना होना चाहिए, तो क्या बता दीजिएगा कि 3.855 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एच। तो इससे रिलेटेड आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन ये था कि द कर्वेचर एरर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आर एलिमिनेटेड बाय। तो ये जो एलिमिनेशन होता है, अगर हम लोग बात करते हैं जब लेवलिंग का, तो लेवलिंग का बहुत सारा मेथड होता है। उसमें एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। और रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या करते हैं कि इसमें जो भी दोनों एरर आता है, दोनों एरर को हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, कोई एरर नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका ये 3.855 नहीं, 1 अपॉन में 0.0673 करना है ना आपको। ठीक है, हाँ हाँ सही है। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आंसर अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग के केस में क्या होता है, ना ही आपका कर्वेचर एरर होता है, ना ही आपका रिफ्रैक्शन एरर होता है। ठीक है, तो इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अगर नोट डाउन कर लिए तो फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नोट डाउन कीजिए। डी को लिख लीजिएगा क्या, डिस्टेंस ऑफ विजिबल ओरिजिन।
वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि मेरा कोई ऑब्जेक्ट विजुअल हो, तो कितना हो जाएगा 3.855 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एच। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है, कर्वेचर करेक्शन हमेशा क्या होता है, निगेटिव, और रिफ्लेक्शन करेक्शन कितना होता है, हमेशा पॉजिटिव। और अगर कर्वेचर करेक्शन के वैल्यू का बात करें तो कितना हो जाएगा 0.0785 इंटू टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्वेचर करेक्शन। और इसको 1/7 टाइम्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन करेक्शन। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, टू कंप्यूट एरिया ऑफ ए फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस द फिगर इज जनरली कन्वर्टेड इनटू ए नेटवर्क ऑफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल। याद है ना, क्या बोला था कि अगर कोई मेरा एरिया है वो किससे घिरा हुआ है, स्ट्रेट लाइन से। अगर कोई मेरा एक एरिया है वो किससे घिरा हुआ हो, स्ट्रेट लाइन से, तो इसमें जब एरिया का कंप्यूटेशन करते हैं तो इस टोटल एरिया को किस में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको हम लोग टोटल एरिया को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एरिया, ये ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देंगे। और सब का एरिया को क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। और इसे सम अप करने के बाद मेरा जो हो जाएगा क्या, वो टोटल एरिया निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Which one of the following factor does not affect the relief displacement of an object in aerial photograph? एरियल फोटोग्राफ में कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को इफेक्ट नहीं करता? नहीं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या। अब देखते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, मान लिया क्या कि ये मेरा डेटम है, क्या है, ये मेरा डेटम है। अब हमने क्या मान लिया कि ये मेरा ग्राउंड लेवल है, क्या है, ग्राउंड लेवल है। ठीक है, इसके हाइट को हमने मान लिया है क्या, h1। इसके हाइट को क्या मान लिया, h1। यहाँ पे हमने कहीं मान लिया है कि यहाँ पे मेरा क्या है, कैमरा है। ठीक है, कैमरा है, मान लेते हैं कि कोई मेरा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कुछ भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, मान लेते हैं कि कोई एक टावर है, इसका नाम क्या है, AB, और इसका हाइट कितना है, h2। ये h1 है, ये कितना है, h2। याद रखिएगा कि जो कैमरा होता है उसका डेटम से जो हाइट होता है उसको बोलते हैं हाइट ऑफ लाइट। क्या बोल देते हैं, हाइट ऑफ लाइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल H से। अब जब मैं इसके इमेज का बात करूंगा तो यहां से ठीक है, मान लेते हैं कि कैमरा का फोकल लेंथ f है। कैमरा का फोकल लेंथ कितना है, f है। तो यहाँ से देखिए ए ऑब्जेक्ट है B, तो इसको बन जाएगा B। ए का लाइन है तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, ए। तो ये जो फिगर है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिलीफ। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपका जो रिलीफ होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता। तो याद रखिएगा कि ये जो आपका फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि याद रखिएगा जैसे जैसे फोकल लेंथ बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे आप सोच लीजिए फोकल लेंथ बढ़ते जा रहा है, मतलब हम लोग नीचे आते जा रहे हैं। आप खुद से देखिएगा जैसे नीचे आइएगा तो बी और बढ़ गया, ए और बढ़ गया, मतलब रिलीफ और बढ़ गया। उसी तरह से जैसे जैसे ये हाइट भी बढ़ेगा, ये हाइट बढ़ेगा, हाइट ऑफ लाइट भी बढ़ेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा। इसमें जो डिपेंड नहीं करेगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, टाइप ऑफ एरियल कैमरा। टाइप ऑफ एरियल कैमरा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूड डिस्टेंस ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट हाउ मच, 20,200 किलोमीटर। 20,200 किलोमीटर। याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं सैटेलाइट का, तो जीपीएस सैटेलाइट का, तो जीपीएस सैटेलाइट जो होता है हमारा किस में मूव करता है, वो मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जिसको हम लोग बोलते हैं मियो ऑर्बिट, उसमें। और उसके अगर एल्टीट्यूड का बात करते हैं तो उसका एल्टीट्यूड कितना हो जाता है, 20,200 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कंसर्निंग रिफ्लेक्शन ऑफ द जीपीएस सिंगल इन द ट्रोपोस्फेयर। बोला जा रहा है क्या कि ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। तो याद रखिए पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, L1 एंड L2 कैरियर वेव्स आर रिफ्रैक्टेड इक्वली। L1 और L2 कैरियर वेव जो है वो क्या बोला जा रहा है कि इक्वली रिफ्लेक्टेड होता है। बिल्कुल सही बात है। याद रखिएगा कि L1 और L2 ही नहीं, L1, L2 और L5 तीनों कैरियर वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर मैं अगले क्वेश्चन का बात करूं तो अगला ऑप्शन का बात करूं तो अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, व्हेन ए जीपीएस सैटेलाइट इज नियर द हॉरिजॉन द सिंगल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। अब खुद से याद रखिए कि जैसे ही एटमॉस्फेयर के नजदीक में आएंगे उसमें डेंसिटी मेरा ज्यादा होगा या कम होगा, और ज्यादा डेंसिटी होगा तो अफेक्टेड होने का चांसेस ज्यादा है।
तो याद रखिएगा कि जैसे जैसे अगर हम लोग हॉरिजन के नज़दीक आएंगे तो उसमें अफेक्ट होने का चांसेस भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। वही तीसरे ऑप्शन में उसी को एलिब्रेट किया गया क्या कि द डेंसिटी ऑफ ट्रोपोस्फेयर गवर्न्स द सेवरिटी ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द जीपीएस सिग्नल, मतलब जितना ज़्यादा डेंसिटी होता है वही उसको अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं अगर फोर्थ ऑप्शन का, तो क्या बोला जा रहा है कि द बेट कंपोनेंट ऑफ द रिफ्रैक्शन इन द ट्रोपोस्फेयर कंट्रीब्यूट्स द लार्जर पोर्शन ऑफ द रेंज एरर। गलत हो जाता है ये, बेट कंपोनेंट नहीं ड्राई कंपोनेंट होता है। इनफैक्ट जो ड्राई कंपोनेंट होता है वो आपका 70 to 90% गवर्न करता है इसके रिफ्लेक्शन के करेक्शन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो गए। एक बार फिर से सारे क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से करते हैं फटाक से। पहला क्वेश्चन कौन था, ऑन ए टर्निंग पॉइंट इन लेवलिंग ऑपरेशन हम लोग कौन सा रीडिंग लेंगे, बोथ 1 and 2, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर क्वेश्चन का, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ रिपीटेशन फॉर एंगल मेजरमेंट कैन बी यूज इन मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, तो ऑप्शन नंबर 2। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 का, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जाता है कि क्रॉस स्टॉप इज यूज्ड टू सेट, तो क्रॉस स्टॉप किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो राइट एंगल के लिए। अगर क्वेश्चन नंबर डी का बात करें, तो क्वेश्चन नंबर डी क्या बोल रहा है, ए नेगेटिव डिक्लिनेशन शोज दैट द मैग्नेटिक मेरिडियन इज टू द बेस्ट साइड ऑफ द ट्रू मेरिडियन, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1। अगर मैं अगले क्वेश्चन का बात करूं, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कर्वेचर एरर एंड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन आर एलिमिनेटेड बाय, तो कर्वेचर एरर किसमें रिफ्लेक्ट हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग में, तो रेसिप्रोकल लेवलिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगर उसके बाद अगले क्वेश्चन का बात करें, तो अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू कंप्यूट एरिया ऑफ ए फिगर बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस द फिगर इज जनरली कन्वर्टेड इनटू नेटवर्क ऑफ, अभी बताया था किसमें, ट्रायंगल्स में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन का बात करें, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एरियल फोटोग्राफ, तो एरियल फोटोग्राफ में रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को कौन इफेक्ट नहीं करता है, तो क्या बोल देते हैं कि कैमरा का कौन सा यूज करना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर अगले क्वेश्चन का बात करें, तो अगले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एल्टीट्यूडिनल डिस्टेंस ऑफ द जीपीएस सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज अबाउट 20,200 किलोमीटर, क्योंकि वो किसमें छोड़ा जाता है, मियो ऑर्बिट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तो अगला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट कंसर्निंग रिफ्लेक्शन ऑफ द जीपीएस सिग्नल इन द ट्रोपोस्फियर, तो इसका कौन सा आंसर हो गया था, ऑप्शन नंबर 4। तो ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक करके सारा क्वेश्चन कौन सा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अब 2 पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम। आपको क्या लेबलिंग कितने तरह का होता है, उसके सुटेबल डायग्राम से उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। क्या बोला, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबलिंग विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा वेरियस टाइप्स के लेबलिंग होते हैं, वो सारे टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें जो जो डायग्राम रिक्वायरमेंट होगा वो डायग्राम भी हम लोग क्या होता जाएगा, बनाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिएगा वेरियस टाइप्स ऑफ लेबलिंग, वेरियस टाइप्स ऑफ लेबलिंग आर एज फॉलोज, आर एज फॉलोज, ठीक है। तो एक बार पहले देख लीजिए, ठीक है। एक हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट लेबलिंग, तो डायरेक्ट लेबलिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जब भी लेबलिंग करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद स्प्लिट लेवल लाया, स्प्लिट लेवल मतलब जो भी टेलीस्कोप होगा, टेलीस्कोप में आपका स्प्लिट लेवल लगा होता है, स्प्लिट लेवल में से हम लोग देख लिया कि हाँ जो भी मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ कोलिमिनेशन मिल गया, उसके बाद से उसका हाइट हम लोग मेजर करने लग जाते हैं, तो वो हो जाता है क्या, डायरेक्ट लेबलिंग। उसके बाद दूसरा जो लेबलिंग आता है, डायरेक्ट लेबलिंग के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एक एक करके सारे टाइप्स को देखेंगे। वो जो अभी आपने पढ़ा था ना कि रेसिप्रोकल लेबलिंग में दोनों करेक्शन नहीं होता, तो वो रेसिप्रोकल लेबलिंग भी आपका डायरेक्ट लेबलिंग का पार्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। लेकिन दूसरा जो लेबलिंग आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग, ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिंग। तो ट्रिगोनोमेट्रिक लेबलिंग में क्या करते हैं, जैसे लेबलिंग, लेबलिंग से आप लोग क्या समझते हैं, किसी भी चीज का वर्टिकल में कितना डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस का मेजरमेंट करना लेबलिंग कहलाता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कि कोई एक पॉइंट है ए और कोई एक पॉइंट है बी, इसके बीच का हमको क्या निकलना है कि कितना हाइट है वो हमको मेजर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि थ्योरोलाइट के हेल्प से क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल मेजर कर लेते हैं। एंगल मेजर कर लिए, एंगल मेजर कर लिया, मान लिया कि पॉइंट मेरा सी है, सी से बी का हम लोग डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। मान लिया कि कोई डिस्टेंस आ रहा है एक्स,
तो अगर ये हाइट हमको मेजर करना हो तो सीधा tan थीटा नहीं लगा देंगे, और tan थीटा लगा देंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/x। और यहाँ से अगर हमको h का वैल्यू निकालना होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, x tan थीटा। तो इसके लिए क्या हम लोग लेबलिंग का ही हेल्प लिए नहीं, तो इसके लिए हम लोग जो लेबलिंग करते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग। उसी तरह से हम लोग एक लेबलिंग करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते जाता है उसके प्रेशर का इफेक्ट आते जाएगा, तो उस प्रेशर का इफेक्ट, प्रेशर का हेल्प लेकर के हम लोग क्या कर लेते हैं, लेबलिंग ले लेते हैं। तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी तरह से क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं, मेरा पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होते जाता है, घटते जाता है, कम होते जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में कितना इफेक्ट आ रहा है उसके भी हेल्प से हम लोग लेबलिंग करते हैं, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 1 बाय 1 सारे लेबलिंग्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा डायरेक्ट लेबलिंग, या उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, स्प्लिट लेबलिंग। तो इसमें लिखिएगा डायरेक्ट लेबलिंग या स्प्लिट लेबलिंग। इसमें लिखिएगा इट इज द मोस्ट कॉमन, इट इज द मोस्ट कॉमन method of labeling. It is the most common method of labeling. अगला पॉइंट डाल के लिखिएगा कि ये स्प्लिट लेवल, ये स्प्लिट लेवल याद रखिएगा कि स्प्लिट लेवल क्या होता है, इस शेप का कुछ एक क्यूबिकल बॉक्स का टाइप में, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक बबल लगा होता है, ठीक है। अब देखिए अगर ये हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, तो अगर हॉरिजेंटल नहीं रहेगा, कुछ इंक्लिनेशन रहेगा तो बबल शिफ्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको बबल को सेंटर में लाते हैं, तो बबल में जैसे बबल में सेंटर में तभी आएगा जब ये मेरा जहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट लगा होता है हॉरिजेंटल रहेगा। तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि लाइन मेरा हॉरिजेंटल हो गया है, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो हॉरिजेंटली सेटअप हो गया है। उसके बाद से हम लोग उसका रीडिंग ले लेते हैं। तो स्प्लिट लेवल किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, हॉरिजेंटली है कि नहीं है उसको चेकअप करने के लिए, ठीक है। अगला लिखिएगा पॉइंट में क्या कि a split level is fixed to the telescope. A split level is fixed to the telescope of a labeling instrument, of a labeling instrument which is used, telescope of the labeling instrument, of the labeling instrument which is used, which is used, which is used to make line of sight, to make line of sight horizontal, to make line of sight horizontal। मतलब स्प्लिट लेवल का यूज हमने किस लिए किया, जो भी लाइन ऑफ साइट हो वो कैसा हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। उसके लिए हमने किसका यूज कर लिए, स्प्लिट लेवल का। उसके बाद लिखिएगा इसमें अगला पॉइंट में कि वर्टिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड, वर्टिकल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड विथ रिस्पेक्ट टू द, vertical distances are measured with respect to the horizontal line of sight, with respect to the horizontal line of sight, with the horizontal line of sight, with respect to the horizontal line of sight। अब हम लोग कैटेगराइज करते हैं किसको, डायरेक्ट लेबलिंग को। तो इसमें लिखेगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेबलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेबलिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट लेबलिंग। इसमें लिखिएगा नंबर 1 सिंपल लेबलिंग, सिंपल लेबलिंग। तो देखिए सिंपल लेबलिंग किसको बोलते हैं कि अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को एक ही बार सेटअप किया है और एक ही बार सेटअप करने के बाद पहले उसको लेवल कर लिया, लेवल करने के बाद रीडिंग ले लिया, तो अगर एक बार इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सिंपल लेबलिंग। अगर यही हमने इंस्ट्रूमेंट का सेटअप एक या एक से अधिक बार किया है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि डिफरेंशियल लेबलिंग या फिर कंपाउंड लेबलिंग, ठीक है। तो पहले लिखिएगा सिंपल लेबलिंग। इसमें लिखिएगा कि इन दिस मेथड, इन दिस मेथड only single setting of instrument, in this method only single setting of instrument is required, in this method only single setting of instrument is required to determine, to determine in single setting of instrument is required to determine height sorry, to determine height difference, to determine height difference between 2 points, height difference between 2 points। अगर 2 पॉइंट के बीच का हाइट डिफरेंस मेजर करने के लिए
अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक ही बार सेटअप किया है तो वैसे लेबलिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिंपल लेबलिंग। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट लिखिएगा, डिफरेंशियल लेबलिंग। डिफरेंशियल लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग इसी का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमा स्लैश दे के लिख लीजिएगा, कंपाउंड लेबलिंग। कंपाउंड लेबलिंग, कंपाउंड लेबलिंग। इसमें लिखिएगा कि इट इज द मेथड ऑफ लेबलिंग, इट इज द मेथड ऑफ लेबलिंग, इट इज द मेथड ऑफ लेबलिंग in which it is the method of labeling in which more than one setting of instrument is required, in which more than one setting of instrument is required, in which more than one setting of instrument is required for to determine height difference between two or more points, to determine height difference between two or more points। अगर दो पॉइंट्स के बीच का हाइट डिफरेंस को डिटरमाइन करने के लिए अगर हमने इंस्ट्रूमेंट को एक या एक से अधिक बार अगर सेटअप किया है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डिफरेंशियल लेबलिंग या फिर कंपाउंड लेबलिंग। ठीक है, इसके बाद इसमें लिखिएगा, इसमें डिफरेंशियल लेबलिंग में ही कि इट इज यूज्ड व्हेन 1 2 3 4 करके लिखिएगा कि क्या क्या रेंज कब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इट इज यूज्ड व्हेन, नंबर 1 में लिखिएगा, two points are at very large distance, two points are at very large distance। नंबर 2 में लिखिएगा, difference of elevation between 2 points is large, difference of elevation between 2 points are large। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा कि if there is some obstacles, हाँ तीसरा पॉइंट लिखिएगा, there is some obstacle between 2 points, there are some obstacle between 2 points। उसके बाद तीसरा जो टाइप आता है जिसको हम लोग बोल देते हैं चेक लेबलिंग। तो चेक लेबलिंग क्या होता है वो समझिएगा। तो चेक लेबलिंग क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि आपने कोई एक रोड है, रोड का हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन बनाना स्टार्ट किया। तो जैसे दिन था तो दिन से हमने काम करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे कोई एक बेंच मार्क होगा, हमने एक बेंच मार्क को ले लिया, उससे हम लोग क्या किया, रीडिंग लेना स्टार्ट किया। अब रीडिंग लेते गए, पहला रीडिंग लिया, दूसरा रीडिंग लिया, तीसरा रीडिंग लिया, चौथा रीडिंग लिया, पांचवा रीडिंग लिया, छठा रीडिंग लिया। छठा रीडिंग लेते लेते क्या हो गया कि शाम हो गया। तो शाम हो गया, हमने क्या बोल दिया कि यहाँ पे कोई सा भी एक टेम्पररी बेंचमार्क हमने ले लिया, और टेम्पररी बेंचमार्क लेके हमने क्या किया कि इस पॉइंट पे काम को अपना छोड़ दिया। अब काम को छोड़ने के बाद जैसे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं हम लोग, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया, सबसे पहले इसका रीडिंग लिया, फिर इसका रीडिंग, फिर इसका लेबलिंग, ऐसे लेबलिंग करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये हो गया मेरा लेबलिंग का तरीका। लेकिन अब हम लोग लेबलिंग करते के बाद अब ये देखना चाहते हैं कि टोटल मेरा कितना लेवल का डिफरेंस आया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वापस से इस पॉइंट का लेवल करते हैं। तो ये जो लेबलिंग करते हैं इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चेक लेबलिंग। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चेक लेबलिंग। अब देखिए बेंचमार्क का बात करें तो बेंचमार्क कितने तरह का होता है, नहीं बेंचमार्क कितने तरह का होता है, तो बेंचमार्क होता है 4 तरह का। एक को हम लोग बोल देते हैं क्या, जीटीएस बेंचमार्क। जीटीएस मतलब क्या होता है कि ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे बेंचमार्क। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वर्क होता है उसके लिए हम लोग जीटीएस बेंचमार्क का यूज करते हैं। ठीक है, जीटीएस बेंचमार्क के बाद क्या होता है, एक होता है हम लोग का टेम्पोररी बेंचमार्क, जिसको हम लोग बोल देते हैं टीबीएम। एक को हम लोग बोल देते हैं क्या कि परमानेंट बेंचमार्क, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, परमानेंट बेंचमार्क। और एक और जब हम लोग बात करते हैं एक और को बोलते हैं एबीएम, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या, आर्बिट्ररी बेंचमार्क। तो बेंचमार्क कितने तरह का होता है, अच्छा। तो टेम्पोररी बेंचमार्क किसको बोलते हैं, वैसा बेंचमार्क
जो मतलब कि हाँ काम इंड हुआ तो कोई भी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर को वहाँ पे रख देंगे, बोल देंगे कि इसका एलिवेशन, जैसे मान लें कि अगर काम रोड का हम लोग ले रहे थे लेवलिंग लेवलिंग करते करते एक फाइनाइट पॉइंट पे पहुंच गए, उस पॉइंट पे कुछ नहीं मिला तो कुछ भी एक पॉइंट पे लिख देंगे कि यहाँ पे आते समय हमारा लेवलिंग कितना मिला था, वो लेवलिंग को वहाँ पे मेजर करके छोड़ देंगे, वही जो मेजर करके लिखेंगे वही जो हमारा हो जाता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टेम्पररी बेंचमार्क। ठीक है, तो चेक लेवलिंग क्या हो गया कि हम लोग लेवलिंग करते करते पहला पॉइंट से यहाँ तक पहुंच गए, अब शाम हो गया या दिन का काम खत्म हो गया था, तो काम खत्म होने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे यहीं से काम आगे बढ़ाएंगे, तो नेक्स्ट डे यहाँ से काम स्टार्ट बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे कुछ तो हम लोग को लिख के रखना पड़ेगा, तो इसलिए टेम्पररी बेंचमार्क का हेल्प ले लिया। अब उसके बाद हमने ये देखा कि जो टोटल दिन में हमने काम किया है, तो काम किया तो कितना का लेवल किया, उसके लिए जो चेक करेंगे उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चेक लेवलिंग। तो चेक लेवलिंग में लिखिएगा कि इट इज ए टाइप ऑफ differential leveling। इट इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग। अब बताइए इसको डिफरेंशियल लेवलिंग हमने क्यों बोला? हाँ ठीक है, इसमें हम लोग मे भी हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को मे बी वन से मोर टाइम से हमको सेटअप करना पड़ जाए। ठीक है, तो लिखिएगा इट इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग डन फॉर द पर्पस ऑफ checking of elevation which are already obtained पहले से हमको यहाँ से यहाँ तक बेंचमार्क पता चल गया था, लेकिन फिर भी यहाँ से कितना हमने एलिवेशन फाइंड आउट किया, इसको लेने के लिए हम लोग ऑब्टेन्ड। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें कि जनरली हम लोग कब करेंगे चेक लेवलिंग, जब हमारा क्या हो जाएगा, दिन का काम खत्म होने को आएगा तब, या वर्क कंप्लीशन के बाद। लिखिएगा इसमें जनरली चेक लेवलिंग इज डन at the end of a day's work from last station to a starting station for the checking of that day work ठीक है, दैट डे वर्क। उसके बाद जो हमारा अगला लेवलिंग आता है उसको हम लोग बोल देते हैं फ्लाई लेवलिंग। क्या बेंचमार्क के बारे में, बेंचमार्क क्या होता है, किसी भी पॉइंट का नोन एलिवेशन होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, बेंचमार्क। जैसे आपने स्टेशन पे देखा होगा तो स्टेशन पे वो लिखा होता है कि समुद्र तल से औसत इतना किलोमीटर, तो वो एक बेंचमार्क है। आपको पता है कि यहाँ पे जो मेरा हाइट आ रहा है वो मीन सी लेवल से कितना हाइट पे आ रहा है, तो वहां से आप उसको एक बेंचमार्क रेफरेंस मान सकते हो, तो वही बेंचमार्क होता है। ठीक है, लिखिएगा फ्लाई लेवलिंग। तब देखिए फ्लाई लेवलिंग क्या होता है, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि रोड ही का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो रोड की कंस्ट्रक्शन करते समय हम लोग क्या किया, लेवलिंग किया। तो आपको पता है कि जब रोड का हम लोग लेवलिंग करते हैं तो मोस्टली जो सरफेस होता है वो मेरा इवन ही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अब देखिए रोड का लेवलिंग करने के लिए अब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको काम कंप्लीट करना है बहुत जल्दी, मतलब टाइम बहुत कम है और आपका एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत अनएक्यूरेट भी रहेगा तो उतना चलेगा। तो अगर एक्यूरेसी मैटर नहीं करे और टाइम बहुत कम रहे, उस समय हम लोग किसको प्रीफर करते हैं, फ्लाई लेवलिंग। तो फ्लाई लेवलिंग में क्या किया, जैसे कि अगर हम लोग चेक लेवलिंग कर रहे थे तो उस समय स्टार्टिंग में एक एक पॉइंट पे हम लोग लेके चल रहे थे। अब फ्लाई लेवलिंग में क्या करेंगे कि यहाँ पे रीडिंग ले लिया, उसके बाद सीधा यहाँ पे लेंगे, उसके बाद सीधा यहाँ पे लेंगे, मतलब कि जल्दी जल्दी हम लोग काम को फिनिश करना है। अब जितना ज्यादा आप रीडिंग लोगे एक्यूरेसी उतना ज्यादा होगा, तो इसमें आपको एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं कर रहा है, एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं कर, लेकिन हाँ टाइम आपके पास बहुत कम है, तो उस केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्लाई लेवलिंग। यहाँ पे लेवलिंग किया फटाक से, फिर बहुत दूर बाद एक और लेवलिंग करेंगे, एक और लेवलिंग करेंगे, तो मतलब ऐसा करते हैं ना कि वैसा वैसा इंडस्ट्रेशन हम लोग ले लेते हैं कि पहला पॉइंट का फोर्थ साइड बैक साइड, दूसरे पॉइंट का फोर्थ साइड बैक साइड, तीसरे पॉइंट का फोर्थ साइड बैक साइड। अब फोर्थ साइड और बैक साइड क्या हो जाएगा, पहला रीडिंग और लास्ट रीडिंग, पहला रीडिंग और लास्ट रीडिंग, बीच का जो भी इंटरमीडिएट स्टेशन और इंटरमीडिएट रीडिंग होगा उन सबको हटाते जाते हैं। तो वैसे लेवलिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, फ्लाई लेवलिंग। तो मोस्टली आपसे ये क्वेश्चन बोला जाएगा कि फ्लाई लेवलिंग हम लोग कब यूज करते हैं, तो बोलिए वहाँ पे कि जहाँ पे एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता हो
और जहां पे टाइम का लिमिटेशन हो या टाइम का बाउंडेशन हो, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा फ्लाई लेबलिंग में, इट इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेबलिंग, इट इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेबलिंग, इट इज ए टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेबलिंग, it is a type of differential labeling used for it is a type of differential labeling used for determining approximate elevation, used for determining approximate elevation of different points, approximate elevation of different points. अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा कि लाइन ऑफ साइट, अब देखिए अगर आपका लाइन ऑफ साइट हो, अगर हॉरिजेंटल होगा तो आप एक ही बार में बहुत सारा रीडिंग ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फ्लाई लेबलिंग का यूज कर सकते हैं। तो वहां लिखिएगा इसमें कि लाइन ऑफ साइट इज केप्ट, line of sight is kept horizontal as long as possible, as long as possible. अगला पॉइंट लिखिएगा इसमें, वही लिखाएंगे कि इसमें एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ टाइम का क्या होता है, लिमिटेशन होता है। इसमें लिखिएगा इट इज डन when accuracy desired is, it is done when accuracy desired is low, accuracy desired is low, but time available is less, but time available is less, available is less. अगला लिखिएगा, अगले को हम लोग बोलते हैं प्रोफाइल लेबलिंग। तो इसके बाद जो हमारा अगला लेबलिंग आता है, अगला लेबलिंग कौन सा टाइप है, प्रोफाइल लेबलिंग। तो अगर हम लोग प्रोफाइल लेबलिंग का बात करते हैं तो प्रोफाइल लेबलिंग क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग रोड का सर्वे कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मेरा सेंटर लाइन हो गया, तो सेंटर लाइन में हमने लेबलिंग कर लिया। तो सिर्फ सेंटर लाइन में नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कि उसके लेफ्ट एंड राइट साइड का भी स्ट्रक्चर कैसा है, कि अगर इन केस मेरे को अगर साइड में फिलिंग करना हो या एक्सकवेशन करना हो या उसी रोड को एक्सटेंड करना हो, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने साइड की भी बाउंड्री को देख लेते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोफाइल लेबलिंग। तो क्या करते हैं कि साइड का बाउंड्री मेरा कैसा है, इधर भी लेबलिंग कर लिए, इस पॉइंट से इधर भी लेबलिंग कर लिए, उसी तरह से इधर भी लेबलिंग कर लिए, इधर भी लेबलिंग कर लिए। इससे पता चल जाता है कि मेरा प्रोफाइल कैसा है, और ऐसे लेबलिंग को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोफाइल लेबलिंग। तो प्रोफाइल लेबलिंग क्या बोलता है कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेबलिंग done for the purpose of determining elevation of the ground surface along fixed line, generally it is center line of the project such as road, railway, highway etc. मतलब क्या बोला जाता है कि जो हम लोग लेबलिंग करते हैं जनरली तो सेंटर लाइन के क्रॉस ही करते हैं, बट आसपास का मेरा स्ट्रक्चर कैसा है उसको जानने के लिए क्या करते हैं कि आसपास का भी लेबलिंग कर लेते हैं। उससे हम लोग को ये पता चल जाएगा कि हाँ एलिवेशन कितना है, फॉल कितना है, तो उससे हम लोग को ये पता चल जाता है। तो वही बोला जा रहा है क्या कि इट इज यूज्ड फॉर फिक्सिंग ग्रेडियंट अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, मतलब जो मेरा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उसके अलोंग अगर मेरे को ग्रेडियंट प्रोवाइड करवाना होगा तो उससे पता चल जाता है कि हाँ कितना ग्रेडियंट है। अगर उसके बाद अगर अगले लेबलिंग का बात करें तो अगला लेबलिंग कौन सा हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग। सेम हो जाता है कि क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग हम लोग तभी करते हैं जब हम लोग क्या कर लेते हैं, प्रोफाइल लेबलिंग। तो क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग में क्या करते हैं कि जो भी सेक्शन है, अब सेक्शन के टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, दोनों डायरेक्शन में रीडिंग ले लिए, इस डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर लेबलिंग ले लिए, इस डायरेक्शन में भी, उसी तरह से इस डायरेक्शन में भी 90 डिग्री पे, इस डायरेक्शन में भी 90 डिग्री पे लेबलिंग ले लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग। तो क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग में क्या बोला जा रहा है कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेबलिंग done to determine elevation of gradient surface along the line perpendicular to the center line। जो मेरा सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी, अगर मेरा ये सेंटर लाइन है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी कुछ डिस्टेंस तक हम लोग क्या कर लेते हैं, लेबलिंग ले लेते हैं। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाता है कि आसपास का प्रोफाइल कैसा है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्रॉस सेक्शनल लेबलिंग की, मतलब पूरा क्रॉस सेक्शन के बारे में हमको पता चल गया। तो वही लिखा हुआ है क्या कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेबलिंग डन टू डिटरमाइन एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड सरफेस अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हम लोग क्या कर लेते हैं, लेबलिंग ले लेते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है कि जनरली प्रोफाइल लेबलिंग एंड क्रॉस सेक्शन लेबलिंग आर डन साइमल्टेनियसली, मतलब प्रोफाइल लेबलिंग और क्रॉस सेक्शन लेबलिंग दोनों को हम लोग क्या करते हैं, एक ही साथ करते हैं।
तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद हमारा आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो हम लोग अगले टाइप लेवलिंग का बात करें तो उसका नाम क्या है, रेसिप्रोकल लेवलिंग। तो रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या करते हैं, जैसे मान लिया जाए कि ये मेरा रिवर है, ये मेरा रिवर है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा स्टेशन ए है और ये स्टेशन क्या है, बी है। तो हमको क्या करना है, स्टेशन ए से स्टेशन बी के लिए रीडिंग लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेशन ए के पास अपने इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं, उसके बाद स्टेशन ए से लगा के यहाँ पे एक बार स्टॉप को रखते हैं स्टेशन ए के पास, एक बार स्टॉप को रखते हैं स्टेशन बी के पास, रीडिंग ले लिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को उठा के इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे प्लेस करेंगे, बी पे, और बी से बाद फिर बी का रीडिंग लेंगे और ए का रीडिंग लेंगे। तो अब देखिए पहले ए से लिए फिर बी से लिए, तो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं कि नहीं, तो वैसे लेवलिंग को हम लोग क्या कह देते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। और रेसिप्रोकल लेवलिंग से रिलेटेड आपको एक बात ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो याद रखना है क्या, कि रेसिप्रोकल लेवलिंग के केस में आपका जितना भी इरर आपने पढ़ा था, कर्वेचर का इरर या फिर कॉलिमेशन का इरर या फिर रिफ्लेक्शन का इरर, सारे इरर को हम लोग क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं, कोई इरर नहीं रहता। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रेसिप्रोकल लेवलिंग का, तो क्या बोला जा रहा है कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन डिफरेंस ऑफ एलिवेशन between 2 points which are situated quite a large distance apart and it is not possible to set up the instrument between these 2 points। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर ये दो स्टेशन आपके काफ़ी दूर पे हैं और इनके बीच में कहीं भी आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं कर सकते हो, तो वैसे केस को, वैसे लेवलिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। और अगर रेसिप्रोकल लेवलिंग का अगर हम लोग बात करें तो रेसिप्रोकल लेवलिंग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो क्या बोल रहा है कि अपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर, अगर रिवर के अपोजिट बैंक्स पे बात करें तो वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। या फिर अपोजिट साइड ऑफ द वैली, वैली के अपोजिट साइड में भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लेवलिंग। वैली मतलब होता है ना घाटी, क्लिफ, हाँ ठीक है। तो अगर अगले पॉइंट की हम लोग बात करें तो क्या है कि विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड वी कैन एलिमिनेट द एरर ड्यू टू द कर्वेचर, रिफ्लेक्शन एंड कॉलिमेशन। यही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था। तो यही होता है आपका क्या, रेसिप्रोकल लेवलिंग। अगर रेसिप्रोकल लेवलिंग के बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग फिर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग में हम लोग क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमेट्रिक। तो बैरोमेट्रिक में क्या करते हैं, जैसे बैरोमीटर से हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं, तो अगर हम लोग प्रेशर के हेल्प से अगर लेवलिंग करते हैं तो उस लेवलिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, बैरोमेट्रिक लेवलिंग। उसी तरह से और आता है जिसको बोलते हैं हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। तो हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में क्या करते हैं कि हम लोग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के हेल्प से क्या करते हैं, किसी चीज का लेवलिंग निकालते हैं। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ लेवलिंग है, तो आप इतना भी लेवलिंग का लिख लोगे तो वो काफी हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो अगर हम लोग अगले क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये डंपी लेवल इज सेट नियर टू स्टेशन ए एंड द स्टाफ रीडिंग एट ए एंड एट डिस्टेंस स्टेशन बी are 0.9 meter and 2.87 meter respectively. When the instrument is set near the station B, the stop reading is 0.46 meter at A and 1.01 meter at B. If AB is 300 meter, then determine the collimation error in degree and also assuming a reasonable value of radius of earth, estimate the curvature error. आते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग क्या बात करें, तो क्या बोला जा रहा है कि एक डंपी लेवल को क्या किया जा रहा है कि दो स्टेशन पे फिक्स किया जा रहा है, ठीक। हाँ, हम लोग क्या किया कि एक बार आपको स्टेशन ए पे फिक्स किया गया डंपी लेवल को, और ए पे फिक्स करके आपको दो रीडिंग लिया गया, एक स्टेशन ए के नज़दीक में और एक स्टेशन बी से। एक बार स्टॉप यहाँ पे रखेंगे, रीडिंग लेंगे, एक बार स्टॉप यहाँ पे रख के रीडिंग लेंगे। तो यहाँ से दोनों स्टेशन ए से हमको क्या मिल जाएगा, दो रीडिंग मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं स्टेशन। यहाँ पे लिख देंगे स्टेशन, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग रीडिंग। अगर हम लोग बात करते हैं स्टेशन ए का, तो स्टेशन ए से हम लोग दो रीडिंग लेंगे, एक किसके करस्पॉन्डिंग, एक स्टेशन ए के करस्पॉन्डिंग और एक स्टेशन बी के करस्पॉन्डिंग। तो अगर हम लोग बात करें तो स्टेशन ए के करस्पॉन्डिंग हमारा रीडिंग कितना दिया हुआ है, स्टेशन ए के करस्पॉन्डिंग रीडिंग दिया हुआ है 0.95 मीटर। वही अगर हम लोग बात करें स्टेशन बी के करस्पॉन्डिंग, तो बी के करस्पॉन्डिंग कितना रीडिंग दिया हुआ है 2.87 मीटर।
उसी तरह से अगले बार हम लोग इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे सेटअप करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे बी पे, और बी से भी 2 रीडिंग लेंगे, एक स्टेशन ए के लिए और एक स्टेशन बी के लिए। तो जब बी पे स्टेशन को सेट करें तो क्या क्या रीडिंग आ रहा है, 0.46 मीटर एट ए, तो 0.46 मीटर, एंड अगर बात कर 1.01 मीटर एट बी, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है आपसे कि अगर ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 300 मीटर, तो आपको बताना है क्या कि कॉलिमेशन एरर कितना होगा, मतलब सीएल का वैल्यू कितना होगा। उसके बाद कर्वेचर करेक्शन का भी बात करें तो सीसी का वैल्यू कितना होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछा है, बोलिए। हाँ 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 हाँ, क्यों 7, जैसे कि यहाँ से हाइट डिफरेंस दिया गया है ना, जो ये जो रीडिंग दिया गया वो क्या दिया गया, हाइट डिफरेंस दिया गया है। हाँ, तो हम लोग एक क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले ये जूम कर ले रहे हैं कि जो मेरा स्टेशन बी है, वो स्टेशन बी जो है वो मेरा स्टेशन ए से क्या है, लोअर है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये आपको ऐसे पता चल जाएगा कि जैसे कि हम लोग पॉइंट देख रहे हैं, तो पॉइंट जब देखिएगा ना, तो हम लोग बोले थे कि जो स्टॉप होता है, स्टॉप का रीडिंग क्या होता है, उल्टा होता है। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि जिसका रीडिंग कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, और जिसका रीडिंग ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा। तो हम लोग क्या कर लिए कि सॉल्यूशन में लिख लें क्या कि लेट अस अज्यूम स्टेशन बी इज लोअर देन स्टेशन ए। तो अगर हमको टोटल हाइट डिफरेंस निकालना होगा कि डेल्टा एच कितना होगा इन दोनों के बीच में, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका जो रीडिंग के बीच में एच आया है सो, और इसके बीच में जो डेल्टा एच का डिफरेंस आया है सो, दोनों को सम अप करके अगर मैं 2 से डिवाइड कर दें तो मेरा डेल्टा एच का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर डेल्टा एच हमको लिखना हो, मान लेते हैं कि इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, इस रीडिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल a1 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल b1 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर स्मॉल a2 से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर स्मॉल b2 से। तो डेल्टा एच का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b1 माइनस a1 प्लस b2 माइनस a2 अपॉन में 2। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, डेल्टा एच। तो यहाँ से अगर डेल्टा एच के लिए निकालना चाहे तो फिर कितना रीडिंग रखना पड़ेगा, b1 का वैल्यू कितना है 2.87 माइनस a1 का वैल्यू कितना है 0.95 प्लस अगर b2 का वैल्यू का बात करें तो कितना है 1.01 माइनस 0.46 अपॉन में 2। तो यहाँ से हमारे पास किसका वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा एच का। फटाक से कैलकुलेट करके बताइए कि डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ रहा है। तो डेल्टा एच का वैल्यू कितना आ गया है, 1 पॉइंट प्लस में या माइनस में, तो प्लस में कितना आ गया 1.235 मीटर। किसका वैल्यू आ गया, डेल्टा एच का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं एरर का, तो अभी मैं बताया कि टोटल एरर मेरा कितने तरह का होता है, 3 तरह का। ठीक है, 3 तरह का एरर कौन कौन हो जाएगा, सबसे पहले आपका कर्वेचर एरर, तो हमने क्या बोला कि हमारे पास सर एरर 3 तरह का आ जाएगा। कौन कौन सा, एक एरर आ जाएगा किसके कारण, कर्वेचर के कारण, दूसरा आ जाएगा एरर किसके कारण, रिफ्लेक्शन के कारण, और तीसरा एरर मेरा किसके कारण आ जाएगा, कॉलिमेशन के कारण। तो आपसे किसके कारण पूछ रहा है कि आप बताइए कि एरर किसके कारण, कॉलिमेशन के कारण बताइए कितना हो जाएगा। उसी तरह से बोल रहा है क्या कि एरर किसके कारण, कर्वेचर के कारण कितना आएगा वो बताना।
तो अगर मैं बात करूं एरर कर्वेचर का और एरर रिफ्रैक्शन का, तो इसको मैंने बोल दिया था कि इन दोनों एरर को हम लोग क्या बोल देते हैं, कंबाइंड एरर। तो सी मेरा क्या हो जाता है, सी को हम लोग बोल देते हैं कंबाइंड एरर, सी को बोल देते हैं हम लोग कंबाइंड एरर। और इसका वैल्यू कितना हो जाता है कि एरर ड्यू टू कर्वेचर प्लस एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और अगर हम लोग बात करें एरर ड्यू टू कर्वेचर का, तो अभी उसका फॉर्मूला बताया था आपको कितना, कि माइनस 0.0785 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या बोला था कि डी को आपको किस में लेना है, डी को इन किलोमीटर। डी क्या होता है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस अगर हम लोग 2 पॉइंट का बात कर रहे हैं, 2 स्टेशन है हमारे पास, कौन कौन, एक स्टेशन ए था और एक स्टेशन कौन सा था, बी। तो ए से बी का जो डिस्टेंस होगा वही हो जाएगा वहां पर डी का वैल्यू। तो ए से बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 300 मीटर, लेकिन हमको लिखना किसमें है, किलोमीटर में। तो यहाँ से अगर हम लोग डी का वैल्यू लिखेंगे तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/1000, तो कितना जाएगा 0.3 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम लोग एरर ड्यू टू कर्वेचर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, माइनस 0.0785 इंटू में 0.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 0.0785 इंटू में 0.09, कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, 72 और 4 76, और 76 और 69, और 4 और 2 6, तो 0.00695, लेकिन किस में, निगेटिव में, इतना मीटर। ये किसका वैल्यू आ गया, एरर ड्यू टू कर्वेचर। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कंबाइंड एरर का बात करते हैं तो दूसरा क्या आ जाता है कि एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और अगर हम लोग बात करते हैं एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन का, तो एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1/7 टाइम्स हो जाता है किसका, 1/7 टाइम्स हो जाता है एरर ड्यू टू कर्वेचर का। यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि 1/7 टाइम्स इंटू में इसका मॉड हो जाता है, क्योंकि कर्वेचर रिफ्रैक्शन का एरर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो 1/7 टाइम्स कर लेंगे इसका, तो कितना वैल्यू आ जाएगा कि माइनस में 0.00696 मीटर। तो यहाँ से कितना वैल्यू आ जाएगा, सॉल्व करके बताइएगा। या आप इसको एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन को सीधा इससे भी निकाल सकते हो, या फिर अभी मैंने बताया था कि एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो जाता है कि 0.0112 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। दोनों से कैलकुलेट कर लेंगे, दोनों से सेम ही रिजल्ट आ जाएगा। तो 0.112 टाइम्स ऑफ 0.3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 0.0112 इंटू में 0.09, तो कितना आ जाएगा 0.00099 0.0000995 0.0000995। ठीक है। तो यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जब आपका एरर ड्यू टू कर्वेचर, एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन निकल गया, तो दोनों को सम अप कर देंगे, तो दोनों को सम अप कर देंगे तो मेरा टोटल सी का वैल्यू निकल जाएगा। और एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन पॉजिटिव आता है, तो अगर मैं सी का वैल्यू निकालना चाहूँ तो सी का वैल्यू के लिए क्या लिख दूंगा कि एरर ड्यू टू कर्वेचर और प्लस में एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन। मतलब अगर एरर ड्यू टू कर्वेचर का बात करें तो कितना आ रहा है, माइनस 0.00696 और प्लस में 0.0000995। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कोई एक वैल्यू आएगा, वो वैल्यू कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, -597, कितना ही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरा कुछ और रिजल्ट आया था। ठीक है, मीन्स हाँ कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो करेक्शन का वैल्यू कितना आ गया, -0.00597 मीटर। अब देखिए, अब हमको निकालना है क्या, कॉलिमेशन एरर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि टोटल एरर का जो वैल्यू हो जाता है वो कितना हो जाता है, C प्लस EL। अब आपको पता है C का वैल्यू निगेटिव में आएगा तो इधर आकर ऐड हो जाएगा। हमको निकालना है EL का वैल्यू, तो EL के वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं, E माइनस C। तो आपको ये पता करना है कि एरर कितना होगा। तो एरर कितना होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे कि अगर मैं फिगर बनाऊं तो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को रख के देंगे, एक बार यहाँ पे स्टॉप रखेंगे, एक बार यहाँ पे स्टॉप रखेंगे,
यहाँ से एक रीडिंग लेंगे। अब रीडिंग लेंगे तो ये तो मेरा कॉलिमेशन का लाइन हो जाएगा, कुछ लाइन मेरा नीचे शिफ्ट होगा, यही मेरा एरर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि ये इस लाइन को हमने क्या मान लिया था, स्मॉल b1, और इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया था, स्मॉल a1। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें कि तो एरर का वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से अगर एरर का वैल्यू का आप सीधा फॉर्मूला लिखना चाहो तो क्या लिख दोगे कि b1 माइनस में a1 और माइनस में e, b1 माइनस में a1 माइनस में e, ये किसका वैल्यू हो जाएगा, एरर का। तो ये आप यहाँ से भी आप एरर का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ से अगर b1 का वैल्यू हम लोग लिखना चाहें तो b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, b1 का वैल्यू आपका कितना गिवन है 2.87, माइनस a1 का अगर बात करें तो a1 का वैल्यू कितना है 0.95, माइनस, अच्छा सॉरी ये क्या हो गया e, तो यहाँ से e लिख देंगे। तो इसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसका वैल्यू सॉरी ए डेल्टा एच का वैल्यू आएगा ना। अगर मैं बात करूं ये डेल्टा एच कितना है 100, तो किसका वैल्यू आ जाएगा, ये ई रहेगा, ये हो जाता है क्या डेल्टा एच कितना है। तो यहाँ पे किसका वैल्यू ये आ जाता है डेल्टा एच का। तो यहाँ से डेल्टा एच कितना आ जाएगा इतना। तो अगर यहाँ से एरर का वैल्यू निकालना चाहें तो एरर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.87 माइनस 0.95 माइनस में डेल्टा एच। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2.87 माइनस 0.95 माइनस डेल्टा एच। डेल्टा एच हमने कितना निकाला था 1.235, तो कितना माइनस कर देंगे कि 1.235। तो यहाँ से अगर एरर का वैल्यू देखें तो एरर का वैल्यू कितना आ गया, एरर का वैल्यू आ जाएगा कितना, कितना आ जाएगा प्लस में माइनस में, प्लस में 0.68 मीटर। एक किसका वैल्यू आ गया एरर का। अब देखिए एरर का वैल्यू आपको पता चल गया है कि एरर कितना आया है। तो यहाँ से अगर हम बात करना चाहें कि एरर मेरा कितना हो रहा है उसका वैल्यू अगर निकालना चाहें तो एरर का वैल्यू यहाँ पे हमको पता चल गया, सी का वैल्यू हमको पता है, तो ईएल का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन में रखेंगे एरर का वैल्यू। तो यहाँ से रखेंगे क्या कि 0.685 इक्वल टू सी। सी का वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास, सी का वैल्यू था कितना माइनस 0.000597 और प्लस में ईएल। तो यहाँ से अगर ईएल का वैल्यू निकालना चाहें तो ईएल का वैल्यू कितना आ जाएगा, ईएल का वैल्यू आ जाएगा 0.685 0.00597। यहाँ से ईएल का वैल्यू कितना आ गया, ईएल का वैल्यू कितना आ गया 0.69, आगे बताइएगा 09 इतना मीटर। यही हो गया आपका क्या कॉलिमेशन एरर, एरर ड्यू टू कॉलिमेशन। तो एरर ड्यू टू कॉलिमेशन हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या बात कर रहे थे कि कर्वेचर एरर कितना होगा। तो कर्वेचर एरर का फॉर्मूला भी हमने देखा था, कर्वेचर एरर यहाँ पे कैलकुलेट भी हमने किया था। कर्वेचर एरर मेरा कितना होता है 0.0785 इंटू में 0.3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया कर्वेचर एरर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो कि दोनों सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो बस आपको याद रखना यही कि फॉर्मूला आपका क्या होता है कि अगर मैं बात करूं कर्वेचर एरर का तो कर्वेचर एरर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 0.0785 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर बट विथ नेगेटिव साइन। अगर एरर ड्यू टू बात करूं रिफ्लेक्शन का तो रिफ्लेक्शन का कितना होता है 1/7 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ ईसी। और अगर इसको सॉल्व करके लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं 0.0112 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। और अगर कंबाइंड एरर का बात करना चाहे तो कंबाइंड एरर मेरा क्या हो जाता है एरर ड्यू टू कर्वेचर। और अगर टोटल एरर का बात करें तो टोटल एरर मेरा क्या हो जाता है कि एरर ड्यू टू कर्वेचर प्लस एरर ड्यू टू रिफ्लेक्शन प्लस एरर ड्यू टू कॉलिमेशन। और अगर एरर का बात करें तो एरर मेरा क्या हो जाता है, अगर एरर लिखना चाहे तो एरर आप ग्राफ से वहां से लिख सकते हो कि डेल्टा एच का जो वैल्यू हो जाएगा वो मेरा किसके बराबर हो जाता है b1 माइनस a1 इंटू ई। यहाँ से ई का वैल्यू निकाल के और यहाँ से ई का वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप पुट करके आप निकाल सकते हो। तो बस मेनली आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ये दोनों फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसमें याद रखिएगा कि जो डी का वैल्यू होगा वो हमेशा किस में होगा किलोमीटर में, और जो एरर निकल के आएगा वो किस में निकल के आएगा मीटर में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया। इसके बाद अगले पार्ट में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में।